हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी गुड। तो अभी जैसा कि टाइम चल रहा है यहाँ पे पेंडेमिक का, हमें कुछ अनसर्टेनिटी है कि जो हमारी ऑफलाइन जो भी क्लासेस पहले चल रही थी वो कब स्टार्ट होंगी, है ना। तो इस टाइम को अपन एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं और कोशिश करते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि जितने अच्छे से हम ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते थे, क्या हम उतने ही अच्छे से चीज़ों को उतनी ही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं क्या, और क्या हम उससे आने वाले जो भी हमारे एग्जाम्स हैं उनमें आने वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे हम उसको कितने अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से उनकी जो करेक्ट आंसर होंगे उनका सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। तो अभी तक जितने भी 12th के बच्चे हैं उनको सबसे ज़्यादा क्या होता है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है ना वो बहुत सिंपल होती है, बहुत प्यारी होती है। मतलब अगर तुम कंसेप्चुअली चीज़ों को पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्यार है, इश्क है, मोहब्बत है। ये तुम्हें कभी कुछ मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये यहाँ से ऑर्थो पैरा सब बोलते रहते हैं, सब बेमतलब की बातें करते रहते हैं कि यहाँ ऑर्गेनिक में तो कुछ भी हो जाता है। लेकिन अगर तुम उन बेसिक्स को समझोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा हर चीज़ के पीछे एक एक्सप्लेनेशन है, और वो एक्सप्लेनेशन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो अभी तक जो है जीओसी वगैरह, स्टीरियोकेमिस्ट्री वगैरह, वो सारी चीज़ें अभी तक हो जानी चाहिए थी तुम्हारी। तो अगर हो गई हो तो फिर तुम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो रिएक्शन मैकेनिज्म से। अपन यहाँ पे सबसे पहले लाएंगे रिएक्शन मैकेनिज्म की एक सीरीज कि किस तरह से अपने को कितने तरह की रिएक्शंस होती हैं, कैसी उनकी मैकेनिज्म होती हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो उनको अफेक्ट करते हैं, जो उनके रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह, इन सब पे अपन किस तरह से कमेंट कर सकते हैं, कैसी कैसी अलग अलग टाइप की रिएक्शन अपन और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहली चीज से, रिएक्टिविटी एंड मैकेनिज्म। रिएक्टिविटी और मैकेनिज्म की बात करूं मैं तो सबसे पहले बोलूंगा एक बात कि मोस्टली जो हमारी, मोस्टली कह रहा हूं मैं, सारी नहीं कह रहा है ना, तो मोस्टली जो हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शन है ना वो किसी आयनिक इंटरमीडिएट या फिर किसी रेडिकल इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोसीड होती हैं। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा होगा वो रेडिकल या फिर आयनिक इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोसेस हो रही होंगी, इसका मतलब उनका मैकेनिज्म भी आयनिक ही होगा या फिर रेडिकल मैकेनिज्म होगा। तो यहाँ पे अपने को वो भी समझना पड़ेगा कि जब हम रेडिकल्स बना रहे हैं या फिर कैटाइंस या एनाइंस बना रहे हैं, आयंस बना रहे हैं कहे तो उसमें अपने को किस तरह से एरो शो करने हैं, कैसे उसको समझना है कि कौन से साइड एरो जाएगा, कौन से साइड नहीं जाएगा, डबल हेडेड एरो, सिंगल हेडेड एरो, ये सारी बातें अपने को यहीं पे समझनी है। सबसे पहली बात मैंने क्या बोली रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते टाइम कि इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ऑर्गेनिक रिएक्शन, मोस्टली ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो हमारी होती हैं वो किसी रेडिकल या फिर आयनिक मैकेनिज्म के थ्रू आयनिक मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं। अच्छा, और भी कई सारी ऐसी रिएक्शंस होंगी जहां पे कंसर्टेड मैकेनिज्म दिखेगी, हमें एक ही स्टेप में कई सारे बॉन्ड फॉर्म होते और कई सारे बॉन्ड ब्रेक होते भी दिखाई देंगे। वहां पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, वहां पे रेडिकल या आयनिक जो भी हमारे इंटरमीडिएट्स होते हैं वो फॉर्म नहीं होंगे। अच्छा, रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करें तो अभी तक इतना तो पता होना चाहिए जो हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। कार्बोकैटायन होता है, कार्बन आयन होता है, कार्बन फ्री रेडिकल होता है, कार्बिन होता है, नाइट्रीन होता है और बेंजाइन होता है। अभी के लिए मतलब अप टू एडवांस लेवल अपने को इन 6 के बारे में पता हो तो इट इज मोर देन एनफ, मोर देन सफिशिएंट। अच्छा, अब अपन वापस से आते हैं इस बात पे कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में जब रेडिकल या फिर आयनिक मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, इसका मतलब वहां पे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स भी बन रहे हैं। कैटायंस, एनायंस, ये क्या होते हैं हमारे आयनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट। फ्री रेडिकल ये भी एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइन एज वेल, ये तीनों की तीनों भी हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं। मैं बात करता हूं सीधा सा किसी रिएक्शन की, कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन ली सपोज मैंने, जिसमें ए हमारा रिएक्टेंट है, लेफ्ट साइड पे लिखा है, और जो पी हमारा वो प्रोडक्ट है ना। ए हमारा रिएक्टेंट, पी हमारा प्रोडक्ट। एक बात जो शायद तुमने कभी नोटिस करी हो, जब भी अपन कोई रिएक्शन करवाते हैं, है ना, कभी लैब में, तो क्या करते हैं, एक बीकर में कुछ ना कुछ पार्टिकल वगैरह लेते हैं किसी चीज के, उसका कुछ सॉल्यूशन वगैरह बनाते हैं और उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं या फिर शेक करते हैं, है ना। तो यहाँ पे समझने वाली क्या बात है, मैंने एक चीज बोली कि शेक करते हैं या फिर हीट करते हैं, इसका मतलब जो चीजें हमारी, है ना, जो चीजें हमारी उस बीकर के अंदर प्रेजेंट होंगी, हम उसको क्या कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, शेक करके या फिर हीट करके। ठीक है, अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं तो यहाँ पे सपोज ये कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन है जिसमें किसी ए रिएक्टेंट को हमने बीकर में लिया और उसको हीट किया, तो वो किसी तरह की रिएक्शन करके ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें, प्रोडक्ट पी में। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं इसकी एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊं, किसी ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहूं मैं इस रिएक्शन को, तो वो कैसे कर सकता हूं। अगर मैं एक्स एक्सिस पे टाइम ले लूं, एक्स एक्सिस पे टाइम ले लूं और वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अब ये पोटेंशियल एनर्जी और टाइम का ग्राफ हम बहुत इजीली समझ सकते हैं इस चीज से। कैसे, देखो, जब टाइम 0 होगा इस रिएक्शन के लिए
तब क्या होगा, हमारे बीकर में सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा, और सपोज उस टाइम पे जो पार्टिकल्स हमारे बीकर में प्रेजेंट थे उनकी एनर्जी थी कुछ यहां पे निकल के आई, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब क्या किया हमने, थोड़ा जैसे जैसे टाइम हुआ हमने क्या किया, उसको एनर्जी प्रोवाइड करी, उसको हीट किया, है ना। हीट किया, इसका मतलब जो सिस्टम है, मतलब जो पार्टिकल्स है हमारे सिस्टम के अंदर, वो क्या होंगी, उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। किसी एक टाइम पे आके वो एनर्जी थोड़ी सी डिक्रीज होती है, देन अगेन वो वापस से और ज्यादा थोड़ी सी फिर इंक्रीज होके फिर हल्की सी फिर पूरी की पूरी डिक्रीज होना चालू हो जाती है, अगर अपन किसी रिएक्शन प्रोफाइल को देखें तो। और यहाँ पे आके ये एनर्जी, सपोज ये हमारा प्रोडक्ट आ गया, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, ये है रिएक्टेंट, ये है हमारी प्रोडक्ट की एनर्जी, और ये जो बीच में डिप आई ना, इस एनर्जी को बोलते हैं अपन, ये हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट की एनर्जी है। ये हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट की एनर्जी, बहुत जरूरी है ग्राफ, बड़े अच्छे समझेंगे अपन। क्या है ये रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये इनमें से कोई भी हो सकता है ना, जो भी हमारी जिस भी रिएक्शन के हिसाब से वो जो भी हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा हो, जो भी उसकी एनर्जी होगी वो। अच्छा, एक बात और यहां से अपने को समझनी है, वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है वो समझते हैं। यहां पे जो हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है, उसका जो एनर्जी लेवल है, कुछ एनर्जी होगी इसकी, और जो हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट है इसका जो एनर्जी लेवल है, मतलब इसकी भी कुछ एनर्जी है, तो इसकी और रिएक्टेंट की और जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है ना, ये जो एनर्जी डिफरेंस होगा, इसको बोलते हैं अपन EA। EA मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, अब एक्टिवेशन एनर्जी से क्या मतलब है हमारा, ये एक्टिवेशन एनर्जी की एक्चुअल डेफिनेशन होती है, अगर अपन उस पर जाएं तो वो बोलती है एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट दिस केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर अपन, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है कि इतनी अपने को प्रोवाइड करनी ही करनी है, अदरवाइज ये रिएक्शन फिजिबल ही नहीं होगी, होगी नहीं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा ही नहीं। सपोज, अच्छा इसको समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सा। सपोज मेरे को A को P में कन्वर्ट करने के लिए 50 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना पड़ रहा है फॉर 20 मिनट्स। ठीक है, क्या बोला मैंने, A को अगर मुझे P में मतलब P में कन्वर्ट करना है, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको 20 मिनट के लिए 50 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना पड़ेगा। अब अगर मैं सपोज 20 मिनट तक हीट तो कर रहा हूं, लेकिन टेम्परेचर मैंने कम रखा, मैंने सपोज 40 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया फॉर 20 मिनट, तब क्या होगा, ये एनर्जी लेवल, ये जो एनर्जी लेवल है रिएक्शन इंटरमीडिएट का, ये तभी अचीव हो रहा है जब हम इसको इस रिएक्टेंट को 20 मिनट तक 50 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं। अगर अपन उससे किसी भी कम टेम्परेचर पे हीट करेंगे ना उतनी टाइम के लिए, तो क्या ये एनर्जी लेवल आ पाएगी? सिंपल सी बात है, नहीं, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है ना। ओके, इसका मतलब जो ये, अगर ये हमने मिनिमम एनर्जी रीच नहीं करी, तो फिर हम इस प्रोडक्ट पे कैसे जा पाएंगे? हर एक रिएक्शन के लिए कोई ना कोई ऐसा एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है और उसकी कोई ना कोई एक्टिवेशन एनर्जी होती है। अगर अपन उस एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं सिस्टम को, इसका मतलब वो रिएक्शन किसी भी कीमत पे प्रोसीड नहीं हो सकती, कंप्लीट नहीं हो सकती। मतलब कंप्लीट तो खैर कोई भी रिएक्शन नहीं होती, वो रिएक्शन किसी भी कीमत पे मतलब प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा वो रिएक्टेंट, है ना। कुछ ना कुछ हो जाए वो वापस आ जाएगा। जैसे सपोज करो ये एक पहाड़ है, ठीक है, इसको A से P पे जाना है एक बंदे को, वो कैसे जाएगा, है ना। ये बहुत एक A से P पे जाना है बंदे को, कैसे जाएगा वो कैसे जाएगा? या तो वो ये पहाड़ पे चढ़ के जाएगा, है ना, या फिर हेलीकॉप्टर वगैरह को चढ़ ले, इसके ऊपर से जाए, इसके बीच में छेद करके तो नहीं जा सकता ना। अगर जाना, हाँ ठीक है, वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा, वो भी एक केस हो सकता है कि अपन इसके बीच से छेद करके निकल जाए, लेकिन अपन मान के चल रहे हैं कि वो जो बंदा है अकेला है, उसके पास कोई भी हथियार नहीं है तोड़ने के लिए, हाथ भी, उसके नाखून भी टूटे हुए हैं, ठीक है, हाथ ही कटे हुए हैं, तू और ले, इतने कटे हैं हाथ, उसके पास क्या है, सिर्फ एक हेलीकॉप्टर है, या फिर वो अपना पैदल जाके चढ़ के जा सकता है। तो ये कंसेप्ट है हमारे एक्टिवेशन एनर्जी का, कि अगर मैं इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करूंगा तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, ये रिएक्टेंट इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, तो नेक्स्ट चीज जो सेकंड पॉइंट है वो अपन देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी का, और अलग अलग रिएक्शंस में किस तरह से अपने को अलग अलग एक्टिवेशन एनर्जी देखने को मिलेगी, और किस बेसिस पे अपन बता सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है और कौन सी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम है। क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी डायरेक्टली किससे रिलेट करेगी? रेट ऑफ रिएक्शन से। ठीक है, ये इस चीज को समझने के लिए अपन बढ़िया सा एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, जिसमें मैं दो रिएक्शन ले रहा हूं।
पहली रिएक्शन में मैं क्या कर रहा हूं, वही A से P प्रोडक्ट बन रहा है, दूसरी रिएक्शन में X से Y प्रोडक्ट बन रहा है। सपोज दोनों को अपने को हीट करना है, ठीक है, हीट करना है या फिर शेक करना है, जो भी एनर्जी प्रोवाइड करनी है, कहने का मतलब ये है। ओके, अगर मैं ऐसा मान के चलता हूं जो A और X की एनर्जी वो सेम है और P और Y की एनर्जी सेम है, तो जब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो मुझे एक चीज तो तय है, जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी तो सेम ही मिलेगी। ये A और X की एनर्जी हो गई, ये एनर्जी किसकी हो गई, प्रोडक्ट या फिर P की या फिर Y की, है ना। ऐसा हाइपोथेटिकली अपन मान के चल रहे हैं, ऐसा देखने को नहीं मिलता है ना, ऐसा देखने को ही नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। कभी कहीं कोई एक पॉसिबिलिटी हो उसमें दिख जाए, ज्यादातर केसेस में ऐसा देखने को, ज्यादातर क्या, मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा देखने को तुम्हें नहीं मिलेगा। लेकिन अपन समझने के लिए इस चीज को मान के ऐसा चल रहे हैं कि जो रिएक्टेंट्स हैं दो अलग अलग रिएक्शन के, उनकी एनर्जी सेम है, और जो प्रोडक्ट है दो अलग अलग रिएक्शन के, उनकी भी एनर्जी सेम है। डिफरेंस कहां पे आ रहा है उन दोनों के रिएक्शन में, उन दोनों रिएक्शन में उनके रिएक्शन इंटरमीडिएट की एनर्जी का, ठीक है। और अपने को यही तो रिलेट करना है, सबसे पहले रिलेट करना है अपने को रिएक्शन इंटरमीडिएट की एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी में। दूसरी बात, एक्टिवेशन एनर्जी को रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेट करना है और समझना है कि किस तरह से ये सारी चीजें आपस में वर्क कर रही हैं, ठीक है। सपोज इसमें कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट बना था, जिसकी रिएक्शन इंटरमीडिएट 1 ले लेते हैं, ER1 ले लेते हैं इसकी एनर्जी को, और इसकी एनर्जी को ले लेते हैं ERI2। ये सेकेंड रिएक्शन का जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है, ये उसका एनर्जी लेवल है। ओके, और अपन हाइपोथेटिकली ये भी मान लेते हैं, किसी भी एक का ज्यादा मान लेते, मैंने मान लिया एक का ज्यादा है 2 से। अगर मैं बोलता हूं ऐसा कि जो एनर्जी है रिएक्शन इंटरमीडिएट फर्स्ट की, वो ज्यादा है किससे, एनर्जी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट सेकेंड। इसका मतलब तो तय हो गया, जब मैं इनके ग्राफ, इस ग्राफ में इन दोनों के कर्व को बनाऊंगा तो उनमें एक चीज का डिफरेंस आएगा, किसका, जो हमारा बीच में रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा था उसकी एनर्जी का। सपोज मैं फर्स्ट रिएक्शन की एनर्जी को बनाता हूं यहां पे ऐसे। सपोज ये जो कर्व है हमारा किसके लिए, फर्स्ट रिएक्शन के लिए, जो सॉलिड कर्व है, और ब्रोकन कर्व में बनाता हूं ये सेकेंड रिएक्शन के लिए बना लिया मैंने। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये कौन सी एनर्जी हो गई, फर्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट की, और ये कौन सी एनर्जी लेवल हो गया, ये हो गया सेकेंड इंटरमीडिएट का। यही होगी, यही तो बात कर रहे थे हम, इसी को तो ग्राफ में बना दिया, सिंपल है। ओके, अब अगर मैं इसके एनर्जी लेवल को इनके एनर्जी लेवल से कंपेयर करूं, ठीक है, तो 2 एक्टिवेशन एनर्जी निकल के आएंगे अपने लिए, अपने पास 2 एक्टिवेशन एनर्जी निकल के आएंगी, एक ऊपर वाली रिएक्शन के लिए और एक नीचे वाली रिएक्शन के लिए, है ना। ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। और अगर ऐसा होगा, इसका मतलब जो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है वो दोनों की दोनों रिएक्शन की क्या है, डिफरेंट है। जिस केस में रिएक्शन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल था, या फिर ऐसा बोलूं जिस केस में रिएक्शन इंटरमीडिएट की एनर्जी कम थी, है ना, जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो कम स्टेबल होता है। ये बात तो शायद पता ही होगी, खुद ही सोच लो तुम, है ना। जैसे कि तुम कहीं बाहर हो, रेड बुल वगैरह पी ली, एनर्जी बढ़ गई, बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ गई, क्या करने लग जाओगे, इधर उधर कुछ भी करोगे, तुम कूदोगे, खेलोगे, कुछ भी करोगे। लेकिन घर में पड़े हुए हो, कुछ खाया भी नहीं है, एनर्जी कम है, पड़े ही रहोगे। देखो यहाँ पे अपने को ये बात बहुत अच्छे से समझनी है, कोई भी ऐसा रिएक्शन इंटरमीडिएट है जिसकी एनर्जी ज्यादा है ना, जैसे फर्स्ट वाली रिएक्शन है, फर्स्ट वाली रिएक्शन में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है इसकी एनर्जी काफी ज्यादा आई है, और जो सेकंड वाली रिएक्शन इंटरमीडिएट है उसकी जो एनर्जी आई है रिएक्शन इंटरमीडिएट की वो कम आई है। इसका मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी से इन एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस जो है वो भी डिफरेंट होगा। जिसकी एनर्जी ज्यादा है, जिस रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, उसका जो रिएक्टेंट की एनर्जी से जो डिफरेंस आएगा वो ज्यादा आएगा। मतलब अगर मैं फर्स्ट वाली रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा, मतलब जो फर्स्ट वाली रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी होगा वो भी ज्यादा है किससे, सेकंड वाली रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी से। ये बात यहां से समझ में आई, कैसे कंपेयर किया अपन ने इसको रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से। मतलब अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट हमारा स्टेबल होता है तो वहां पे जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी निकल के आएगी वो कैसी आएगी, कम आएगी। और अगर हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट अनस्टेबल है, अनस्टेबल मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो उस केस में जो हमारी जो एक्टिवेशन एनर्जी निकल के आएगी वो ज्यादा आएगी। जैसे इस केस में है, फर्स्ट वाली रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, सेकंड वाली रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम है। ये बात अपने को पता चली। अच्छा, तो अपन सीधा सा रिलेशन यहाँ पे निकाल सकते हैं, जो अभी मैं बोलता आ रहा हूं इतनी देर से, कि जितनी ज्यादा एनर्जी होगी हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट की, उतना ही ज्यादा हमारा आएगा एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, अब एक्टिवेशन एनर्जी से अपने को यहाँ पे समझना क्या है, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी इसका मतलब
उसमें अपने को कम मेहनत करनी पड़ेगी, वो रिएक्शन इजीली प्रोसीड हो जाएगी, फिजिबल ज्यादा होगी। जैसे कि ये जो सेकंड रिएक्शन है इसमें अपने को कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है ना। तो ये पूरी बात है एक्टिवेशन एनर्जी की। एक्टिवेशन एनर्जी किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को वेरी करवा सकती है अलग अलग रिएक्शन में। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है इसका मतलब वो रिएक्शन इजीली हो सकती है, उसमें अपने को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई रिएक्शन है जिसमें एनर्जी जो रिएक्शन इंटरमीडिएट की है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है, मतलब वो अनस्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है, उस केस में अपने को एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी और उस रिएक्शन में अपने को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा शेक करना पड़ेगा या फिर ज़्यादा हीट करनी पड़ेगी उस पूरी रिएक्शन को, है ना। तो ये बात होगी, अपनी सेकेंड पॉइंट हो गया। चलते हैं अपन नेक्स्ट, जो अगला पॉइंट है। तीसरी बात है कि जब भी आयनिक मैकेनिज्म होते हैं हमारे, तो उसमें एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और वो बॉन्ड फॉर्म होता है जनरली किसी न्यूक्लियोफाइल और किसी इलेक्ट्रोफाइल के बीच में। क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल, क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, बस अभी अपन यही समझते हैं और ढंग से एक बार पढ़ लेते हैं न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को। नेक्स्ट चीज अपन बात करते हैं बॉन्ड फिजन की और देखते हैं कितनी तरह के बॉन्ड फिजन होते हैं और क्या चीज अपने को समझनी है बॉन्ड फिजन से रिलेटेड। तो अगर मैं जनरली बात करूं किसी कोवलेंट बॉन्ड के बॉन्ड फिजन की, या बॉन्ड क्लीवेज भी, दोनों सेम ही चीज होती है, बॉन्ड फिजन या बॉन्ड क्लीव कह लो, तो दो तरह की अपने को किसी भी कोवलेंट बॉन्ड का बॉन्ड ब्रेक करने में किसी भी दो तरह के अपने को दो टाइप्स दिख सकते हैं। एक होता है हमारा होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, और दूसरा होता है अपना हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। ठीक है, ये कैसे होगा और ये कैसे होगा, इसको समझने के लिए अपन देखते हैं। सपोज मेरे पास कोई एक बॉन्ड था, कोई एक मॉलिक्यूल था जिसमें ए और ए एटम के बीच में एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड था। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड था मतलब इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में, शेयर्ड होंगे, यही तो बॉन्ड होता है ना। ओके अब होमोलिटिक बॉन्ड फिजन और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में क्या डिफरेंसेस हैं। देखो, जो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है वो कैसे होता है, जब भी अपन किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कोई लाइट शाइन कराते हैं या फिर हीट करते हैं उसको, तब जो हमें बॉन्ड फिजन देखने को मिलते हैं वो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन देखने को मिलते हैं। लेकिन जब अपन कभी भी किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को किसी एसिडिक मीडियम या फिर किसी बेसिक मीडियम में लेते हैं, तब अपने को वहां पे हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन्स होते हुए नजर आते हैं। अब ये देखना है कि होमोलिटिक बॉन्ड फिजन किस तरह से होते हैं और उनमें कौन सी एंटिटीज हमारी नई होती हैं, नई फॉर्म होती हैं, और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में हमारे किस तरह से होगा और किस तरह से उसमें कौन कौन सी चीजें हमारी फॉर्म होंगी हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन की वजह से। सपोज करो मेरे पास एक एटम है, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन को देखने के लिए एक मॉलिक्यूल है जिसमें ए और ए के बीच में बॉन्ड है, उनके बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। अब इस बॉन्ड के अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं, एक इसके पास चला जाए और एक इसके पास चला जाए, मतलब अगर मैं कुछ ऐसा देखूं कि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो और एक इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास चले जाए और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास चले जाए, तो ऐसे बॉन्ड फिजन को अपन होमोलिटिक बॉन्ड फिजन कहते हैं ना। वर्ड से ही समझ में आ जाता है, होमोलिटिक है भाई, बीच से बराबर टूटा है। इसका मतलब यहाँ पे जो एंटिटीज बनेंगी वो कैसी होंगी, कुछ ऐसे एलिमेंट, कुछ ऐसी स्पीसीज जनरेट होंगी जिन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। इन्हीं चीज को क्या बोलते हैं अपन, रेडिकल्स। रेडिकल मतलब बहुत ज्यादा अनस्टेबल सी चीज है, जैसे कि ये हमारे रेडिकल होते हैं। अब अगर अपन बात करें हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन की, इसको समझने के लिए अपन एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल लेते हैं, सपोज ए और बी का। ए बी मॉलिक्यूल है जिसमें बॉन्ड है ए और बी के बीच में और वो किस नेचर का है, कोवलेंट नेचर का है। ओके, और इस केस में, अच्छा इन दोनों केस में अगर एक अपन डिफरेंस देखें तो वो ये देखेंगे कि यहाँ पे जो दोनों बॉन्ड थे ना, वो जो बॉन्ड था उसके जो दो एटम थे वो दोनों सेम थे। सेम एटम थे मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है ना। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे कह सकते हैं कि हमारे एकदम बीच में लाई कर रहे होंगे। दोनों के बीच में न्यूक्लियस से दोनों के न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्टेंस होगा मैं कहूँ तो वो लगभग सेम होगा, है ना, सेम ही होता है। ओके, अब अगर अपन हेट्रोलिटिक किसी दूसरे मॉलिक्यूल की बात करते हैं जिसमें जो बॉन्ड है वो एक दो अलग अलग एटम के बीच में, और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी कुछ ना कुछ होगा, अलग अलग एटम है तो, है ना। सपोज मैं बोलता हूँ जो बी एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको अपन काय बी से डिनोट कर रहे हैं, और ए एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कुछ इस तरह से है कि बी एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एटम ए। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इसका मतलब जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा वो जो शेयर्ड पेयर होगा वो उसको अपने साइड और अच्छी तरीके से और स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींच के ले जाएगा। तो अगर ये बी ए से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब जो इसके बीच के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो ज़्यादा किसके साइड होंगे, बी के साइड होंगे ना। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा खींच के लेगा, सिंपल सी बात है। टग ऑफ वॉर, तू है सामने भिक्षु है, रस्सी खींच के ले जाएगा पूरी, वो सिंपल सी बात यहाँ पे भी अप्लाई होती है। ए और बी है, बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से क्या मतलब है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा किसके साइड होंगे, बी के साइड होंगे। ओके, अगर ऐसी चीज़ हो रही है तो यहाँ पे एक चीज़ और भी हो रही होगी, क्या बोलते हैं उसको अपन, बॉन्ड पोलैरिटी, है ना। जिस साइड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, और जिस साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खत्म हुई, मतलब उससे दूर हो गई, वहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ना, सपोज वो कहीं बी के यहाँ कहीं है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बी के साइड गई तो, लेकिन यहाँ पे अभी बॉन्ड पूरा का पूरा ब्रेक नहीं हुआ है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन्स अभी भी, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके न्यूक्लियस के भी अट्रैक्शन को फील कर रहे हैं और बी के न्यूक्लियस को भी अट्रैक्शन को भी फील कर रहे हैं, लेकिन ये बी के ज्यादा पास हैं, इस वजह से जो अट्रैक्शन होगा इन इलेक्ट्रॉन्स पे वो ज्यादा किसका होगा, बी का होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स अगर पूरे के पूरे इस साइड आ गए तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी बी के पास, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा हो गई तो अपन सीधा बोलेंगे यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया। डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया किस पे, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे, और ज्यादा और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उस पे कौन सा चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव की बात कर रहे हैं, प्योर प्लस माइनस की बात नहीं है। प्योर प्लस माइनस जब तक नहीं आते जब तक प्रॉपर ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है, ये बात अपने को ध्यान में रखना है हमेशा। ओके, अब ये चीज समझ में आ गई कि यहाँ पे बॉन्ड पोलैरिटी है, ठीक है। अब अगर अपन इस ऐसे किसी मॉलिक्यूल को, ठीक है, ऐसे किसी मॉलिक्यूल को जब भी अपन एसिडिक या बेसिक मीडियम में डालते हैं तो वहां पे जो बॉन्ड फिजन होते हैं ना वो कुछ इस फैशन में होते हैं कि ये दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके ऊपर जनरली ज्यादा शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके भाग जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बी पे चले जाएंगे। इस केस में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन ए के पास गया, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले ए के पास चला गया। इस केस में क्या हो रहा है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ही एलिमेंट लेके भाग रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो अब हम कह सकते हैं कि हाँ भाई अब जो है वो प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका है, और इसका मतलब जिसके पास से इलेक्ट्रॉन गए हैं उस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन आए हैं वो उस पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। मतलब यहाँ पे जो जनरेट होंगी, जो एंटिटीज होंगी हमारी, वो या तो कैटायंस होंगी या तो एनायंस होंगी, या दोनों भी हो सकती हैं हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन में। तो ये दो तरह के बॉन्ड फिजन अपने को जनरली देखने को मिलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म्स के बीच में। अच्छा, एक चीज़ और अपन यहाँ पे एक नोटिस करें तो वो क्या है, यहाँ पे जो एरो जो अपन ने ड्रॉ किया ना वो थोड़े से अलग है। बात करूँ इस एरो की तो ये सिंगल हेडेड एरो है, एक ही हेड है इसका, लेकिन इस एरो के दो हेड है, एक ये वाला, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला। इस वाले का क्या है, सिर्फ एक ही हेड है, वैसे ही सेम टू सेम इस वाले पे भी सिर्फ एक ही हेड है ना। इनको बोलते हैं अपन सिंगल हेडेड एरो और इनको बोलते हैं अपन डबल हेडेड एरो। डिफरेंस क्या है, सिंगल हेडेड एरो डिनोट करते हैं द ट्रांसफर ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन, और डबल हेडेड एरो क्या बोलते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है। इतना सा डिफरेंस है, लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म लिखते टाइम इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अगर हम किसी रेडिकल कहीं पे रेडिकल जनरेट हो रहा है, वहाँ पे दोनों रिएक्शन दोनों साइड पे, मतलब दोनों साइड दो दो ऐसा दिखा दें, डबल हेडेड एरो दिखा दें, तो वो चीज़ एकदम गलत मानी जाएगी। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो ये वाला एरो है इसको क्या बोलते हैं अपन, सिंगल हेडेड एरो, ठीक। और ये जो एरो है इसको क्या बोल रहे हैं अपन, डबल हेडेड एरो। कर्ली एरोज हैं, ये कैसे एरोज हैं, कर्ली एरोज हैं। और ये कैसा एरो, ये भी कर्ल्ड है, लेकिन इसमें हेड सिर्फ एक है, इसलिए सिंगल हेडेड एरो है। और ये डबल हेडेड एरो है। सिंगल हेडेड एरो मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, डबल हेडेड एरो मतलब ट्रांसफर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। ये डिफरेंस है यहाँ पे, है ना। तो अपने को रिएक्शन मैकेनिज्म जब भी अपन बनाएंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म बनाते टाइम अपने को ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कहाँ पे अपने को सिंगल हेडेड एरो दिखाना है, कहाँ पे अपने को डबल हेडेड एरो दिखाना है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा हमारे दोनों तरह के बॉन्ड फिजन के ऊपर। तो ये बात होती है हमारी बॉन्ड फिजन की। दो तरह के देखे अपन ने, होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक, किस किस तरह से देखे, सारे फैक्टर अपन ने यहीं पे जान लिए। एक चीज़ और है, ध्यान देना, जब भी अपन रिएक्शन के बीच में जो जैसे रिएक्शन है ना, कोई भी A प्लस बी इज इक्वल टू C प्लस डी, इस टाइप की कोई भी रिएक्शन है, कोई भी नॉर्मल केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो एरोज होते हैं ये स्ट्रेट एरो होते हैं, ये कर्ल्ड एरो नहीं होते। लेकिन जब भी अपन कभी मैकेनिज्म में एरोज दिखाते हैं ना, तो वो कभी स्ट्रेट एरो नहीं दिखाते कि जैसे मैंने सपोज ये A और B का बीच में बॉन्ड है, इसको ऐसे दिखा दिया, ये नहीं दिखाना है अपने को। हमेशा जब भी अपन मैकेनिज्म के बीच में जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैसे दिखाएंगे, वो थोड़े कर्व्ड एरो से दिखाएंगे, ताकि अपने को डिफरेंस पता रहे कि हाँ एक्चुअली में तुम क्या करना चाह रहे हो उस चीज़ से।
ये तो बात होगी हमारे बॉन्ड फिशन की। वैसे ही अगर अपन दूसरी बात पे चले तो इसी तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन भी होते हैं हमारे, बॉन्ड फॉर्मेशन भी होते हैं हमारे, बॉन्ड फॉर्मेशन भी होते हैं हमारे। वो भी दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा हेटेरोलिटिक और एक होता है हमारा होमोलिटिक। किस तरह से होते हैं, कैसे होते हैं, अभी देख लेते हैं एक सेकेंड में। जिस तरह से अपन ने बॉन्ड फिशन की बात करी थी, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन, सेम टू सेम वैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम भी बात आती है कि वहाँ भी एक होमोलिटिक बॉन्ड फिशन का मैकेनिज्म चलता है और एक हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन, होमोलिटिक, वहाँ भी होमोलिटिक बॉन्ड फॉर्मेशन का एक मैकेनिज्म चलता है और हेटेरोलिटिक बॉन्ड फॉर्मेशन का भी मैकेनिज्म चलता है। कैसे होता है वो देखते हैं अपन यहाँ पे। जैसे कि मैं बात करता हूँ, मेरे पास दो एलिमेंट हैं जिनके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और अगर वो साथ में बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो इसके मूवमेंट को अपन कुछ इस तरह से शो करेंगे कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है ना, सिंगल हेडेड एरो से ये बीच में आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में आ रहे हैं। तो अगर ऐसा अपन ने शो किया, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा। कुछ इस तरह से शो करना है कि दो रेडिकल्स से जब अपन बॉन्ड बना रहे तो सिंगल सिंगल हेडेड एरो, और जिस जिस एलिमेंट के बीच में वो बॉन्ड बन रहा है वो एरो अपन एक साथ उनके बीच में शो कर देंगे। जैसे जैसे अपन फर्दर रिएक्शंस करेंगे इस चीज़ की प्रैक्टिस और अच्छी होती जाएगी और बढ़िया से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अभी भी आई गई होगी खैर। वैसे ही जब अपन हेटेरोलिटिक बॉन्ड्स की बात करते हैं वो कैसे फॉर्म होंगे, तो सपोज मेरे पास बी पे नेगेटिव चार्ज है और ए पे पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे केस में जो नेगेटिव चार्ज है वो अटैक कर देगा हमारे ए पे और बन जाएगा यहाँ पे एक बॉन्ड बी और ए का। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जब भी अपन किसी रेडिकल्स की बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाते हैं ना या फिर होमोलिटिक बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाते हैं तो वहाँ पे सिंगल हेडेड एरो उन दोनों न्यूक्लियस के बीच में आ रहे हैं, सेंटर में, है ना। मैंने ये ऐसे नहीं दिखाया कि इसका एरो उस पर मार दिया, उसका एरो उस पर मार दिया, नहीं। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में आके इनके ऊपर बीच में आके डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, इसका मतलब इनके बीच में बॉन्ड बन गया। ये कुछ इस तरीके से शो किया अपन ने। लेकिन जब यहाँ पे बात करी अपन ने, यहाँ पे पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ और सिर्फ बी पे थी, ए पे कुछ भी नहीं था। इसका मतलब यहाँ पे अपने को एक ऐसा अटैक दिखाना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो रही है ना, ये डोनेट हो रही है ए को, है ना। अब देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये ए पे तभी डोनेट हो पाएगा जब यहाँ पे कोई वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, अदरवाइज यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। ये बात भी अपन देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल के टाइम पे, न्यूक्लियोफाइल के टाइम पे क्या होता है क्या नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक वही है अपना, ओके। तो इस तरह से कुछ हेटेरोलिटिक बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे जहां पे अपने को अटैक कैसे दिखाना होगा, कहां से जनरेट हो रहा है, कहां से इनिशिएट हो रहा है अटैक, कहां से इनिशिएट हो रहा है, जो हमारा नेगेटिव चार्ज में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स है वहां से, और कहां पे अटैक हो रहा है, किसके साथ बॉन्ड फॉर्म होने वाला है। जैसे यहाँ पे ए प्लस था, इसके साथ, इसका मतलब इस नेगेटिव चार्ज का अटैक अपन सीधा सीधा किस पे ले जाके मार देंगे, ए पे। कुछ इस तरह से अपने को एरो शो करने होंगे। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दिखा रहे हैं, इसलिए जो एरो होगा वो भी कैसा होगा, डबल हेडेड होगा। यहाँ पे जो मूवमेंट दिखा रहे थे अपन सिंगल इलेक्ट्रॉन्स का दिखा रहे थे, इसलिए जो एरोज हैं वो कैसे हैं, सिंगल हेडेड है। ठीक है, तो ये बात होती है बॉन्ड फॉर्मेशन की और बॉन्ड फिशन की। अब देखते हैं अपन न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स को। जो अपन ने लास्ट चीज पढ़ी थी, लास्ट चीज हेटेरोलिटिक बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम अभी पढ़ा था अपन ने कि होमोलिटिक बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा, एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा किसी इलेक्ट्रोफाइल पे और वहां पे उन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा। वही दिखाते हैं अपन हेटेरोलिटिक बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम। तो उस चीज को ढंग से समझने के लिए अपने को पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। तो इस चीज को अपन समझते हैं यहाँ पे। अब देखो दोनों चीजें बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है दोनों के दोनों। अगर मैं न्यूक्लियोफाइल्स को बीच से डिवाइड करूं, मेरे पास दो, इस वर्ड में से दो पार्ट निकल के आ जाएंगे, न्यूक्लियो और फाइल। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल मतलब लवर, आशिक है। न्यूक्लियस लवर, न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, है ना। तो न्यूक्लियस लवर कौन से होंगे, जिनका खुद का चार्ज नेगेटिव हो, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। या फिर मैं अगर सीधी सी बात बोलूं तो मैं लिख दूंगा ये कैसी स्पीसीज होंगी, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। कैसी स्पीसीज होंगी ये, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इन शॉर्ट बोलूं तो न्यूक्लियोफाइल्स ऐसी स्पीसीज होंगी जहां पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल्स की बात करूं, ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल्स का जस्ट अपोजिट। सेम इसको भी दो वर्ड में डिवाइड करो, एक पार्ट आ गया इलेक्ट्रो, दूसरा पार्ट आ गया फाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब इलेक्ट्रॉन लवर्स, इलेक्ट्रॉन लवर। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज से कौन अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब जो हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे वो कैसे होने चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज एंटिटीज होनी चाहिए, है ना। होती भी हैं, हर केस में नहीं होती, होती हैं, है ना। ज्यादातर केसेस में पॉजिटिव चार्ज ही हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंपल वर्ड में बोलूं, है ना, तो मैं बोल सकता हूं ये कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो वही तो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रॉन, अच्छा पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं है वो पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज अपना खुद का कुछ नहीं होता है, पॉजिटिव चार्ज हो गया। इलेक्ट्रॉन है तो वो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर वो पॉजिटिव चार्ज।
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, फालतू बात नहीं करनी अपने को। ओके, इसको बोला अपन ने इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज और इनको बोला अपन ने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। पहली बात आ गई ये अपनी। दूसरी बात आ गई बॉन्ड फॉर्मेशन की। जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो कैसी हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं। मतलब जब ये बॉन्ड फॉर्म कर रही होंगी, करेंगी, जब भी करेंगी तो क्या करेंगे वहां पे? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करके बॉन्ड फॉर्म करेंगे। वैसे अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल्स की बात करूं, खुद तो इलेक्ट्रॉन है नहीं इनके पास, है ना, तो जब भी इनको बॉन्ड फॉर्म करना होगा तो कहीं ना कहीं से क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे। सीधी सी बात है। मैं यहां पे लिख सकता हूं कैन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स, कैन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग, बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, बाय डोनेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इलेक्ट्रॉन्स लिख लो सीधा, है ना। इसके बारे में बात करें इलेक्ट्रोफाइल्स के तो इसका अपोजिट हो गया। These can form bonds, electrophile can form bonds, can form covalent bond by accepting electrons। ये भी बहुत बढ़िया सा डिफरेंस मतलब दोनों के बीच में बहुत अच्छा सा ये भी एक डिफरेंस आ गया, ठीक है। तीसरी बात करते हैं अपन, अगर तीसरी बात बोलते हैं कि किस तरह की स्पीसीज होंगी जो न्यूक्लियोफाइल होंगी और किस तरह की स्पीसीज होंगी जो इलेक्ट्रोफाइल होंगी। सबसे पहले ध्यान में रखना है कि जो ज्यादातर हमारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। मोस्ट ऑफ द ज्यादातर केसेस में अपने को नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल देखने को मिलेंगे। दूसरी बात मैं अगर करूं तो मैं बोल सकता हूं कि हाँ, जरूरी नहीं है नेगेटिव चार्ज हो तभी वो एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल है तो भी वो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। कई सारे हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे एल्कोहल्स हो गया, अमाइंस हो गया, है ना, बहुत सारे होते हैं। अब एल्कोहल और अमाइन क्यों बोला मैंने? क्योंकि उन दोनों केसेस में क्या है, एक केस में ऑक्सीजन है और एक केस में नाइट्रोजन है। एल्कोहल के ऊपर जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर है, वैसे ही अमाइंस में जो नाइट्रोजन है उसके पास भी लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, लोन पेयर है, और वो उस लोन पेयर को डोनेट करके बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। क्या कंडीशन थी? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होने चाहिए और बॉन्ड फॉर्म करना चाहिए बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। मतलब दोनों चीजें सेटिस्फाई कर रहा है वो, इसका मतलब वो भी क्या होना चाहिए? एक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। और सच बात यही है कि वो सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल होते भी हैं। मतलब ये जो स्पीसीज हैं वो हमारी न्यूट्रल होने के बावजूद भी कैसी हो सकती है? न्यूक्लियोफाइल हो सकती हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। वैसे अगर अपन इलेक्ट्रोफाइल्स को देखें तो सीधी सी बात आ गई कि जो अच्छा, एक बात और यहाँ पे है, ध्यान रखनी है। सेकंड वाले पॉइंट को देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल के। जब अपन यहाँ पे बात कर रहे थे कैन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो कहाँ एक्सेप्ट करेंगे? कोई एम्प्टी स्पेस चाहिए होगी ना उनको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। तुम पबजी के बहुत ज्यादा आशिक हो, हैं, तुम्हारे पास फोन है, उसमें स्पेस नहीं है, क्या तुम पबजी इंस्टॉल कर सकते हो? नहीं कर सकते, है ना। मेमोरी में स्पेस नहीं है, अगर तो तुम पबजी इंस्टॉल नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब तुम्हें स्पेस चाहिए किसी भी चीज को डाउनलोड करने के लिए या फिर किसी चीज को पाने के लिए। वैसे ही इन इलेक्ट्रोफाइल्स को अगर बॉन्ड बनाना है तो बॉन्ड बनाने के लिए एक्सेप्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन वो तभी एक्सेप्ट करेंगे जब क्या होगा? उनके पास कोई खाली जगह होगी। और केमिस्ट्री में वो खाली जगह क्या होती है? ऑर्बिटल्स। कैसी ऑर्बिटल्स? वैकेंट ऑर्बिटल्स, है ना। बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैकेंट ऑर्बिटल्स, इन वैकेंट ऑर्बिटल्स। ये चीज यहाँ पे बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसी स्पीसीज जो बॉन्ड फॉर्म कर सके बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन इन देयर वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल अगर नहीं होंगी तो कोई फायदा ही नहीं है। अब देखो तीसरी पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल के आऊं तो सबसे पहले क्या लिख सकता हूं मैं कि जनरली कैसे होंगे इलेक्ट्रोफाइल? पॉजिटिव चार्ज के होंगे। जनरली हमारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जनरली, है ना। जनरली बात कर रहा हूं, हर एक केस में बात नहीं हो रही है। कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं हमारे जो कि जिनके पास पॉजिटिव चार्ज नहीं होता जिन पे, बट फिर भी वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। बॉन्ड पोलैरिटी वगैरह या फिर हाइब्रिडाइजेशन, इन सब के बेसिस पे भी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन होती हैं। जैसे जैसे अपन आगे चलेंगे उन सब की भी बात करेंगे। अभी के लिए यही समझना है किस तरह से इलेक्ट्रोफाइल और किस तरह से न्यूक्लियोफाइल को जो आइडिया चाहिए अपने को समझने के लिए, एक वो आइडिया लेते हैं अभी, ठीक है। अब अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है, उसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होनी चाहिए ऑब्वियसली, तभी वो क्या हो सकता है? एक इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। दो बातें निकल के आती हैं, इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए पॉजिटिव चार्ज होना जरूरी नहीं है, ठीक है। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो भी ये पक्का नहीं है कि वो इलेक्ट्रोफाइल होगा ही या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन साफ साफ पहले ही पता चल चुकी थी अपने को कि बॉन्ड फॉर्म करते टाइम उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, कितना भी पॉजिटिव चार्ज हो, वो कभी इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता, राइट। ओके,
दूसरी बात करें, दे कैन बी न्यूट्रल एज वेल, न्यूट्रल भी हो सकते हैं हमारे इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल होंगे जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, न्यूट्रल विद वैकेंट ऑर्बिटल्स, है ना। इन दोनों को समझने के लिए अभी अपन बढ़िया से एक समझेंगे अभी अच्छे से। अब देखो, न्यूक्लियोफाइल की बात तो यहीं पे खत्म हो गई थी ना, इसको मिटा देते हैं, देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल की बातों को। सबसे पहले पॉजिटिवली चार्ज की जो बात करी अपन ने, वापस से इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके देखते हैं। पहली बात, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज अगर प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है अगर, ठीक है, अगर प्रेजेंट है तो क्या वो हर केस में इलेक्ट्रोफाइल होंगे? मैं बोलूंगा नहीं, हमेशा नहीं। कुछ केसेस में हो सकते हैं, कुछ केसेस में नहीं भी हो सकते हैं, है ना। वो सारे केसेस जहां पे पॉजिटिव चार्ज है एटम पे और उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तभी वो एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, अदरवाइज वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। जैसे कि अपन बात करें सोडियम प्लस की, क्या सोडियम प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है? नहीं है। कैसे नहीं है, देखते हैं। सोडियम की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। और सोडियम प्लस की अपन बात कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन अपने को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से निकाल देना है ना, निकाल दो, 3s को खत्म कर दो। अब बचा क्या? 1s2, 2s2, 2p6। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई सोडियम की नई, जिसमें जो मैक्सिमम n की वैल्यू वो कितनी? 2 है, और 2 के साथ p ऑर्बिटल तक ही जाता है, 2d एग्जिस्ट करती नहीं है। इसका मतलब जो इसकी ऑर्बिटल्स हैं वो फुल्ली फिल्ड है, इनके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल अब प्रेजेंट नहीं है, नहीं बची इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल। और अगर वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता। ये चीज अपन यहीं से समझ चुके थे। ये तो बात हो गई पॉजिटिव चार्ज की, कि अगर पॉजिटिव चार्ज है जरूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रोफाइल हो जाए। जैसे हमारे जो भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है और जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट विद +1 चार्ज ऑन देम can never be an electrophile. Same goes with second group also. If there is an element of second group which is having +2 positive charge upon it, then that atom can never act as an electrophile in spite having positive charge upon it. Okay, ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात पे चलते हैं। न्यूट्रल है और वैकेंट ऑर्बिटल है तो वो इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो सकता है? बहुत प्यारी बात है ये। सबसे पी ब्लॉक पढ़ा होगा थोड़ा बहुत 11th क्लास में, दर्दनाक चीज आती है उसमें, एक बोरेन बोलते हैं जिसको, BH3। पता नहीं क्या क्या होता है इसके साथ, तुम्हें तो पता ही होगा शायद, अभी तक तो पता ही चल गया होगा, नहीं भी पता होगा तो अपन बाद में देख लेंगे इसको भी, हर चीज़ को ख़त्म कर लेंगे यहीं पे, कोई ज़रूरत नहीं है वापस कोचिंग जाने की, है। हाँ, पॉजिटिव न्यूट्रल हो और वैकेंट ऑर्बिटल हो, इस चीज़ के लिए अपने को सीधा सा एक एग्जाम्पल लेना है बोरेन का, BH3 मॉलिक्यूल का। ये BH3 जो मॉलिक्यूल है ना, बोरेन है जो, इसकी जो इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज है नहीं है, 3 बॉन्ड है सिंपल, और एक इसके ऊपर वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है। अब बोरेन के साथ अपन देखें तो इसके 3 बॉन्ड्स हैं, मतलब इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 है ना। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 चाहिए, 2 की कमी है, और वैकेंट ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है इसके अंदर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। यही बात तो थी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसकी ऑक्टेट तक तो कंप्लीट है नहीं। ऑक्टेट कंप्लीट होती तब फिर ये इलेक्ट्रॉन फाइल नहीं होता, है ना। सबसे पहली बात कंफर्म हो गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। दूसरी बात, दिस कैन फॉर्म बाय दिस इलेक्ट्रोफाइल विच कैन फॉर्म बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैकेंट ऑर्बिटल। उस चीज के लिए भी इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है, P। इसका मतलब जो बोरेन है हमारा, वो भी क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल है। मतलब जो हमारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं वो भी हमारे कभी कभी इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि हमारे पास हमेशा पॉजिटिव चार्ज हो तभी हम किसी चीज को इलेक्ट्रोफाइल बोले, या फिर नेगेटिव चार्ज हो तभी उसको न्यूक्लियोफाइल बोले। अगली चीज पे चलते हैं अपन, जहां पे देखेंगे कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर किस तरह से अपने को किसी न्यूक्लियोफिलिक साइट या फिर किसी इलेक्ट्रोफिलिक साइट का पहचानना है, किस तरह से अपन इसको जान सकते हैं, किसी मॉलिक्यूल के अंदर किस तरह से अपन इसको पहचान सकते हैं। तो सीधी सी एक क्वेश्चन टाइप का बना लेते हैं अपन, हाउ टू डिटरमाइन न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक साइट in an organic molecule।
क्या बोला मैंने कि किस तरह से अपन डिटरमाइन करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक या फिर न्यूक्लियोफिलिक साइट किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, वो कैसा मॉलिक्यूल हो, न्यूट्रल हो। किसी भी न्यूट्रल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में किस तरह से अपन देख सकते हैं कि वहां पे कौन सी साइट हमारी न्यूक्लियोफिलिक है, कौन सी साइट हमारी उस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोफिलिक है। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए 3 बात आएंगी। सबसे पहली बात जो होगी वो होगी प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, जैसे मेरे पास है सबसे बढ़िया सबसे प्यारा मॉलिक्यूल इथेनॉल है, आजकल बहुत चर्चा में है। ये तो हमेशा से चर्चा में रहता है, आजकल कुछ ज्यादा ही है, सैनिटाइजर वगैरह में बहुत यूज हो रहा है। तो क्या बात बोली मैंने कि प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर अगर किसी और न्यूट्रल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इथेनॉल न्यूट्रल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। बात क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, ये बोलते हैं अपन ज्यादा अच्छा लगेगा। ये जो सेंटर है ऑक्सीजन सेंटर इस मॉलिक्यूल का, ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसका मतलब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनको डोनेट कर सकता है, इनको डोनेट करके बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। अगर वो इस चीज की क्षमता ऐसी चीज करके दिखा सकता है वो, तो इसका मतलब वो क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। मतलब जो इथेनॉल का जो ऑक्सीजन पार्ट होगा वो कैसा होगा, एक न्यूक्लियोफिलिक साइट होगी। ठीक है तो मतलब अगर अपने को कोई इथेनॉल दिख रहा है, इथेनॉल ये मॉलिक्यूल मेरे दिल से जाता ही नहीं है ठीक है, तो मतलब अपने को कोई अगर ऐसा मॉलिक्यूल दिख रहा है जहां पे अपने को कोई ऐसा सेंटर मिल जाए जहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो अपन सीधा सा बोल देंगे वो कैसी साइट है उस मॉलिक्यूल की, एक इलेक्ट्रॉन रिच साइट है, मतलब वो न्यूक्लियोफिलिक साइट हो गई उस मॉलिक्यूल की। ये कैसी हो गई, न्यूक्लियोफिलिक साइट ऑफ दिस मॉलिक्यूल। दूसरी बात करते हैं अपन टाइप ऑफ बॉन्डिंग की। टाइप ऑफ बॉन्डिंग क्या है, अगर मैं किसी मॉलिक्यूल में ऐसी चीज देखता हूं जहां पे कार्बन sp2 या फिर sp हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 या sp हाइब्रिडाइज होगा, इसका मतलब क्या होगा, मतलब या तो वो कार्बोकेटाइन भी हो सकता है या फिर वहां पे डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकते हैं, पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। और पाई बॉन्ड्स जो होते हैं ना वो कंपैरेटिवली लेसर स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड्स। जैसे कि अगर मैं इथीन की बात करता हूं, इथीन हो गया ये, है ना, ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसके बीच में क्या है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, एक सिंगल और एक डबल बॉन्ड, है ना। तो हाँ, डबल वाले को पाई कहते हैं और सिंगल वाला पहला वाला होता है उसको सिग्मा कहते हैं। अब देखो जो हमारा पाई बॉन्ड होता है ना, एक तो वो पहले बॉन्ड बने हुए है उसके बाद दूसरा बॉन्ड बना है, तो वो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता, किसके कंपैरिजन में, सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में। और अगर वो स्टेबल नहीं है तो इसका मतलब वो इजीली ब्रेक हो सकता है, या फिर अगर अपन इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना जो पाई बॉन्ड से फॉर्म हुए हैं ये डोनेट हो सकते हैं। और अगर ये डोनेट हो गए, इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक साइट मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। सीधी सी बात अपन यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जहाँ पे कोई अनसैचुरेटेड पाई बॉन्ड्स हो, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा हो, तो फिर वो जो पाई बॉन्ड्स है वो डोनेट करके भी मॉलिक्यूल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। इसका मतलब वो सारे सेंटर्स किस तरह के सेंटर होंगे, हमारे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, जैसे कि इथीन हो गया, एसिटिलीन हो गया, है ना, पाई बॉन्ड होने चाहिए, बस पाई बॉन्ड डोनेट कर दे। जैसे कि हमारे बेंजीन हो गया, पाई बॉन्ड है, डोनेट हो सकता है, इसलिए आराम से बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। अलग अलग तरह की रिएक्शन हो सकती है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन और एडिशन इस पे तो नहीं होती, खैर, है ना, इनकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये इस तरह से टाइप ऑफ बॉन्डिंग को देख के भी अपन बता सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर कोई न्यूक्लियोफिलिक साइट या फिर कोई इलेक्ट्रोफिलिक साइट प्रेजेंट है या नहीं है। ये 2 पॉइंट अगर समझ में आ गए हो तो तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं अपन। जो तीसरा पॉइंट है अपना, पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड। अगर अपन बॉन्ड की पोलैरिटी देखना समझ जाए ना, तो उसमें किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में अपन आराम से समझ सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक या फिर इलेक्ट्रोफिलिक साइट कौन सी होगी उस मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे कि सपोज मैं 2 अलग अलग मॉलिक्यूल लेता हूं, यहाँ पे कार्बन है जिसका बॉन्ड है वाई, किसी वाई एटम से, सेम टू सेम यहाँ पे मैं एक और मॉलिक्यूल लेता हूं जहां पे सपोज ये कार्बन है जिसका बॉन्ड है एक्स एटम से, वाई यहाँ पे है, इट कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये वाई क्या है, वाई है जिसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किससे ज्यादा है, कार्बन से ज्यादा है। इसका मतलब जब मैं, अच्छा बाकी बॉन्ड छोड़ दो, बाकी बॉन्ड को अपने को देखना नहीं है, सपोज ये तीनों के तीनों कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो फिर क्या ही फायदा है, सेम एलिमेंट है तो उनके बीच में पोलराइजेशन हो गई नहीं। पोलराइजेशन कहां पे आएगा, जहां पे 2 एलिमेंट के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी आ जाए। वैसे ही इस मॉलिक्यूल में अगर अपन देखें तो ये कार्बन और वाई का जो बॉन्ड है ये बॉन्ड पोलराइज्ड होगा। कैसे पोलराइज होगा, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है ना। तो जो वाई है वो क्या करेगा, जो इनके बीच की शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको ये अपने साइड अट्रैक्ट करके रखेगा।
अपने साइड अट्रैक्ट करके रखेगा तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। वैसे ही अगर मैं दूसरे साइड पे चलूं और मैं बोलता हूं कि यहाँ पे X क्या है, इट कैन बी मैग्नीशियम और लिथियम, इस टाइप का कोई मॉलिक्यूल लिया मैंने, मैग्नीशियम लिया, लिथियम लिया, कॉपर लिया है, अलग अलग रिएजेंट्स अपने को देखने को मिलेंगे ऐसे ही, गिलमैन रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो सारे इन सब से ही ड्राइव्ड हैं। इस तरह के ही बॉन्ड्स होते हैं इनमें, कार्बन, मैग्नीशियम, लिथियम, कॉपर, इनमें से किसी एक के होते हैं, ठीक है। अब देखो इन केसेस में क्या है, ये जो साइड वाला जो X एलिमेंट है ये क्या है, कोई मेटल है। इसका मतलब जो मेटल है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से तो कम ही होगी, कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो किसके साइड होगा, कार्बन के साइड होगा। मतलब इस केस में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और साइड वाले एटम पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ऐसे मॉलिक्यूल्स जहां पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स के जो ये सेंटर होते हैं ना, इनको अपन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोल सकते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जहां पे कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो ना, उसकी वजह से ये क्या होता है, ये बॉन्ड वीक हो जाता है, और अगर इसके पास कोई दूसरा नेगेटिव चार्ज आ जाए अटैक करने, तब ये जो बॉन्ड है कार्बन और वाई का, ये बहुत इजीली ब्रेक होके टूट जाता है, और यहां से ये वाई लीव कर जाता है विद इट्स इलेक्ट्रॉन्स, विद द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन दिस इन दिस बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है नया किसी नेगेटिव चार्ज का इस कार्बन के साथ। ऐसे सेंटर क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होते हैं। वैसे ही बॉन्ड पोलराइजेशन के थ्रू अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इसको बोलते हैं अपन, इसको क्या बोल देंगे अपन, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बोल देंगे इस मॉलिक्यूल में, ओके। अब यहां से मतलब ये नेगेटिव चार्ज जाके किसी पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर सकता है। तो ये कुछ बहुत ही जनरल बातें होगी रिएक्शन मैकेनिज्म की। आगे भी आने वाले टाइम में, आज ही से इस चालू हो रहा है सब कुछ, काफ़ी टाइम लग गया, मैं पिछले 3-4 दिनों से ट्राई कर रहा था कि जल्दी से जल्दी ये सारी चीज़ें हो पाए, रिकॉर्डिंग वगैरह चालू हो पाए, बट कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा आ ही जा रही थी। तो अभी फ़िलहाल वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, अब पूरी तरह से अपन स्टार्ट कर सकते हैं अपना ये जो भी अपन ऑनलाइन चालू कर रहे हैं उसका ये पूरा सीरीज चालू कर देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इस वीडियो को यही तक रखते हैं अपन, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन विद जहाँ पे अपन कंपेयर करेंगे जो अलग अलग न्यूक्लियोफाइल्स कैसे होते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल्स कैसे होते हैं, किस तरह से उनकी स्ट्रेंथ का कंपैरिजन देखना है अपने को, वो सारी बातें। उसके बाद कितनी तरह की रिएक्शंस अपने को पढ़नी है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या फिर एडिशन रिएक्शन, उन सारी रिएक्शंस की मैकेनिज्म किस तरह से वेरी करती हैं, क्या है, ये सब खत्म होने के बाद अपन चलेंगे अल्काइल हाइड्राइड एरल हाइड्राइड चैप्टर्स पे। उसके बाद फिर आगे आने वाले अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कार्बोनिल कंपाउंड्स वगैरह, ऐसे करते करते पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन यहाँ पे अपन को खत्म करनी है, अच्छे से समझनी है, कि ताकि इसके बाद जब भी अपन क्वेश्चन करने जाए ना वीडियोस को देखने के बाद सीधा आंसर है ऐसे, ठीक है। तो इतने रखते हैं आज के लिए। बाकी एक थोड़ी सी एक दिक्कत है, प्रॉब्लम है राइटिंग की। मैंने पूरी बहुत बचपन से मैं खूब प्रैक्टिस करी, मेरी बहुत ज़्यादा ट्राई कर लिया मैंने, आज तक सही नहीं हुई। तो इस चीज़ के लिए देख लो, जहाँ पे जो भी चीज़ समझ ना आई हो, मैंने क्या लिखा है, वैसे मैंने बोल के लिखा है तो शायद समझ गए होगे, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे तुम्हें देखना हो, कहीं पे तुम्हें बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, तो फिर तुम नीचे कमेंट सेक्शन में वो चीज़ टाइम के साथ बता देना कि इतने टाइम पे क्या लिखा था किस जगह पे, तो वो मैं वहाँ पे बता दूंगा। पहली वीडियो है तो थोड़ा अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया तो ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्या पता उनके भी किसी काम आ जाए, और क्या पता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तुम सबको प्यार हो जाए। मेरा मेन मोटो तो यही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।